नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रदीप सैनी आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग एकदम ठीक होंगे और इस सर्दी के मौसम में आप खूब ज़बरदस्त तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे, क्योंकि आप जान रहे हैं कि आपके सामने एक स्वर्णिम अवसर लगा हुआ है। 51,000 से ज़्यादा सहायक अध्यापक के पद आने वाले हैं, तो उसमें आप एक सीट चाह रहे होंगे ना? जी हाँ, बिल्कुल परेशान ना रहें, आपको एक सीट जरूर मिलेगी। बस आप लोग कंसंट्रेट होके अपनी पढ़ाई को जारी रखें। दोस्तों, आप जान रहे हैं कि जो यूपी टेट का आपका सिलेबस है वो कुल 5 सेक्शन में बटा हुआ है। तो 5 सेक्शन में एक सेक्शन आपका एनवायरनमेंट है। तो उस एनवायरनमेंट में जब पीछे के पार्ट को आप देखते हैं तो वहाँ पे देखते हैं दिया रहता है संविधान, और आपके यूपी टेट में पर्यावरण के क्वेश्चन में 7 से 10 क्वेश्चन लगभग जो है आपके संविधान से आते हैं। जी दोस्तों, तो आज से हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे संविधान, जिससे जो 7 से 10 क्वेश्चन आपके संविधान के आते हैं वो क्वेश्चन गलत ना होने पाए। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिए दोस्तों, आप हेडिंग देख रहे हैं, हमने हेडिंग लिख रखा है संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन। आज हम लोग अपने इंडिया के संविधान के बारे में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, लेकिन हम सबसे पहले यही जानेंगे कि संविधान कहते किसे हैं। क्वेश्चन उठता है ना कि संविधान क्या है या संविधान कहते किसे हैं। दोस्तों सुनिए ध्यान से, किसी भी देश के शासन व्यवस्था का संचालन करने के लिए जो विधान बनाई जाती है वही उस देश का संविधान कहलाता है, जिसके माध्यम से उस देश के नागरिकों के द्वारा सिस्टम को बहुत अच्छे ढंग से चलाया जाता है, यानी देश को बहुत अच्छे तरीके से संचालित किया जाता है। समझ चुके हैं ना? जी हाँ। लेकिन संविधान के बनने के बावजूद किसी भी नियम कानून को अच्छे ढंग से फॉलो करने के लिए राज व्यवस्था के समक्ष जो है एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। लेकिन इन चुनौती का समाधान भी है। समाधान क्या है? इनके समाधान करने के लिए 3 तरीके बनाए गए हैं, यानी 3 नियम बनाए गए हैं। वो नियम क्या है जरा ध्यान से देखिए। वही नियम आपका कहलाता है शासन का अंग। क्या कहलाता है? शासन का अंग। तो सबसे पहले हमने आपको लिख के यहां दे दिया शासन के अंग। अब आपने देखा ये शासन के अंग लिखा हुआ है। शासन के अंग कुल 3 होते हैं। कौन होते हैं? एक एक करके क्रम वाइज हम समझाने का प्रयास करेंगे। बहुत आराम से देखिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं। लेकिन एक बार कहना चाहूंगा कि इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। चाहे आपका फेसबुक हो, टेलीग्राम हो, इंस्टाग्राम हो या आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे जितने भी साथी जुड़े हैं सभी के पास शेयर कर दीजिए। चलिए आगे चलते हैं। शासन के अंग। शासन के कुल 3 अंग होते हैं। कौन होता है? एक आपका होता है विधायिका। अभी हम एक एक समझाएंगे सबके मायने क्या होते हैं। विधायिका। जो दूसरा होता है इसे कहते हैं कार्यपालिका। क्या कहते हैं दोस्तों? इसे कहते हैं कार्यपालिका। और जो तीसरा होता है, तीसरे को बोला जाता है न्यायपालिका। क्या कहा जाता है मित्रों? न्यायपालिका। अब आपने संविधान के जो शासन के अंग को देखा, वो हमने 3 बताया, 3 तरीके से बताया। हमने क्या बताया? एक होता है विधायिका, दूसरा आपका होता है कार्यपालिका, तीसरा क्या होता है? न्यायपालिका होता है। जी हाँ, एक एक करके आपको बहुत अच्छे से समझाएंगे, जरा ध्यान से सुनिए। देखिए मित्रों, ये जो विधायिका होता है, विधायिका का जो काम होता है वो कानून का निर्माण करना होता है। क्या होता है? कानून का निर्माण करना होता है। जी हाँ, जैसे अपना भारत है, हम लोग भारतवासी हैं तो एग्जाम्पल भारत का देके ही पढ़ेंगे ना। जी हाँ, अपना भारत है ना, इस भारत में आप देखते होंगे कोई भी नियम कानून आते होंगे तो विधायिका के माध्यम से आते हैं। अपने यहाँ विधायिका 2 सदनों से मिलकर बनती है, जो एक आपका राज्यसभा होता है और दूसरा लोकसभा होता है। जी चलिए, तो ऐसा समझिए, सीधे सीधे हम सामान्य भाषा में इसे कह सकते हैं कानून बनाने वाली संस्था। कानून बनाने वाली संस्था। ठीक, हमने बताया कानून बनाने वाली संस्था। लेकिन
जब इसी में हम आगे बढ़ते हैं, अब देखिए विधायिका ने कानून को तो बना दिया, लेकिन जब कानून को बना दिया तो चलाने के लिए कोई सिस्टम चाहिए ना। जी हाँ, चलाने के लिए सिस्टम चाहिए। तो क्या होगा, जो सिस्टम को चलाएगा वो क्या कहलाएगा, कार्यपालिका, मतलब कार्य करने वाली संस्था। तो क्या हो जाएगी, इसको हमने बता दिया काम करने वाली संस्था, काम करने वाली संस्था। ठीक, हम एक एक करके बहुत बारीकी से, बहुत अच्छे तरीके से बताने का प्रयास कर रहे हैं कि जिससे आप केवल एक बार पढ़िए, दोबारा पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये आपके यूपी टेट में भी आएगा और सुपर टेट में आएगा, दोनों में आपके काम आएंगे। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो हमारे ऑनलाइन इंस्टीट्यूट के द्वारा पावर बैच संचालित हो रहे हैं, आप उस पावर बैच को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जब आप उस पावर बैच को ज्वाइन कर लेंगे ना, तो सोचिए, नाम ही दिया गया है पावर, आपके अंदर ऑटोमेटिक जो है एक पावर आ जाएगी, एक एनर्जी आ जाएगी, एक जुनून आ जाएगा जो युवाओं के अंदर होता है ना। चलिए अब देखिए, कानून बना, कानून पे काम करने के लिए एक संस्था और बनाई गई, कार्यपालिका, जो कि उसका काम है केवल कार्य करने का। हाँ जी, चलिए, लेकिन जब काम करते करते किसी भी प्रकार का कोई विवाद उत्पन्न हो जाए, जैसे मान लीजिए आपके पापा ने कोई काम आपको सौंप दिया, आपके भाई को सौंप दिया, लेकिन काम करते करते अगर किसी भी प्रकार का कोई विवाद उत्पन्न हो जाए, होता है विवाद, बहुत से विवाद हो जाते हैं, विवाद उत्पन्न हो जाए तो उसको समाधान करने के लिए कोई ना कोई संस्था बनाई गई होगी ना। जी हाँ, तो उसका समाधान करने के लिए एक बनाया गया है न्यायपालिका, यानी उत्पन्न विवादों का समाधान करने वाली संस्था। मित्रों, आपको दिख नहीं रहा होगा, शायद कट रहा होगा, क्यों टेक्निकल टीम दिख रही है पूरा? चलिए, नहीं दिख रहा होगा, आराम से सुनिएगा। हमने कहा न्यायपालिका, न्यायपालिका दिख रहा है अच्छे से? चलिए, हमने इसी में कहा इसका काम है न्याय दिलाना, यानी मतलब यहां पे जो काम कर रही है, अगर काम करते समय किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत आ जाता है, मतलब विवाद उत्पन्न हो जाता है, तो उसका समाधान कौन करेगा? न्यायपालिका करेगा। स्ट्रक्चर को आप बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आपसे आगे बात कर रहे हैं इसे रेस करने के बाद। चलिए, आपने कर लिया, अब इसको हम रेस करते हैं। अब देखिए, हमने पहले पढ़ा विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। चलिए, इसको हम रेस करते हैं। आप लोग तब तक एक काम करिए, वीडियो को जो है अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर कर दीजिए, और अगर हाँ समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में मैसेज करके जरूर बताइए कि हाँ सर हमें समझ में आ रहा है। और इसी तरीके से आप क्लास अटेंड करिए, हो सकता है कि हमारा यूपी टेट पार हो जाए। हो नहीं सकता है दोस्तों, हम कहते हैं कि इस बार 130 प्लस लेके आएंगे आप, बस आप लोग हमारी टीम के साथ कंसंट्रेट होके आप जुड़े रहिए, ठीक है। चलिए, अब देखिए, हमने आपको बताया शासन के अंगों के कुल 3 पार्ट हमने बताए, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। यही जरा सा आपके दिमाग में रखने के लिए हम यहाँ लिख लेते हैं। हमने कहा विधायिका, दूसरा क्या कहा था? कार्यपालिका, तीसरा की बात की थी न्यायपालिका। ठीक दोस्तों, अब हम सबसे पहले जो पढ़ना शुरू करेंगे वो पढ़ना शुरू करेंगे विधायिका। देखिए दोस्तों, जो विधायिका होती है, या ऐसे सुनिएगा, अलग अलग देशों की अपनी अलग अलग नियम कानून होते हैं, अपने अलग अलग तौर तरीके होते हैं ना। जी हाँ, तो हर देश की विधायिका भी अलग अलग होती है, हर कंट्री की विधायिका अलग अलग होती है, यानी जो कानून बनाने वाली संस्था होते हैं, जो नियम कायदे होते हैं, वो अलग अलग तरीके के होते हैं। तो सबसे पहले हम विधायिका के बारे में ही जानेंगे। तो चलिए, हमने यहाँ पे लिख दिया
विधायिका, इसका मतलब क्या? कानून का निर्माण करने वाली संस्था। जी हाँ, लेकिन विधायिका जो दोस्तों होता है ये भी कई प्रकार के होते हैं। वो कई प्रकार के क्या हैं, हम एक एक करके बनाना शुरू कर रहे हैं। एक होता है राजतांत्रिक विधायिका। राजतांत्रिक विधायिका, ये दोस्तों जो राजतांत्रिक विधायिका होता है, ये राजतांत्रिक विधायिका का मतलब होता है तानाशाही व्यवस्था। जैसे आप जान रहे होंगे कि एक देश है जिसका नाम है उत्तरी कोरिया, वहां का राजा कौन है? किम जॉन। ये जो किम जॉन है वो राजा है उत्तरी कोरिया का। इसका मतलब वहां पे क्या है? राजतांत्रिक विधायिका है, मतलब तानाशाही व्यवस्था है। ठीक है, होता क्या है, कोई कोई देश ऐसे कंट्री में है, जैसे आपका सऊदी अरब भी है, उत्तरी कोरिया भी आते हैं, ऐसे बहुत से देश हैं। ठीक है, यहाँ पे तानाशाही व्यवस्था चल रही है, मतलब राजा होगा, राजा के इच्छा को ही कानून का दर्जा मान लिया जाता है। मतलब राजतांत्रिक विधायिका में होता है कि जो राजा है, राजा ने जिस बात को कह दिया वो क्या बन जाएगा? कानून बन जाएगा। जैसे आपने बाहुबली फिल्म को देखा होगा ना, बाहुबली 2, उसमें राजमाता जी कहती हैं मेरा वचन ही है मेरा शासन, मतलब मुंह से निकला शब्द ही वो उनका शासन है ना। जी हाँ, बस आप लोग इस सर्दियों में कंसंट्रेट होकर बैठे रहिएगा, देखिए कैसे आपका यूपी टेट नहीं पार होता दोस्तों। पार नहीं, आप टॉप करेंगे, ये मैं यहां दावे के साथ कह रहा हूं। फिर आप कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा हाँ सर आपने सही कहा था। चलिए इसको समझ गए आप, यानी होता है राजतांत्रिक विधायिका। चलिए अब दूसरी बात कर रहे हैं। एक होता है दोस्तों, बोलते हैं धार्मिक विधायिका। क्या होता है? धार्मिक विधायिका। अभी क्या होता है सर? धार्मिक विधायिका का मतलब होता है कि धर्म ग्रंथ को ही अपना संविधान मान लेते हैं। जैसे जहां हिंदू धर्म हो या मुस्लिम धर्म हो या सिख धर्म हो या कोई भी धर्म हो, जो उनका धर्म ग्रंथ है उसी धर्म ग्रंथ को ही संविधान मान के अपने विधायिका का काम करते हैं। लेकिन वर्तमान समय में इस प्रकार के ग्रंथ, मतलब इस प्रकार के संविधान या इस प्रकार का विधायिका जो है किसी देशों में संचालित नहीं हो रही है। हाँ, एकाध दो देश ऐसे हैं जहां पे भी धर्म को सबसे पहले सर्वोच्च मानते हैं और धर्म ग्रंथ के अनुसार सारे सिस्टम को जो है फॉलो करते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। एक होता है दोस्तों लोकतांत्रिक विधायिका। क्या होता है? लोकतांत्रिक विधायिका। इसमें क्या होता है दोस्तों? सर लोकतांत्रिक विधायिका भी होता है क्या? जी हाँ, लोकतांत्रिक विधायिका भी होती है। लोकतांत्रिक विधायिका में होता क्या है? जनता के इच्छा के अनुसार कानून बनाए जाते हैं। अच्छा सर, अपने भारत में भी है क्या? बिल्कुल नहीं। मान लीजिए 125 करोड़ देशवासी अपने भारत में हैं। अब अगर 125 करोड़ देशवासी अपने हैं, ये क्या अपनी इच्छा से कानून बनवा पाएंगे? नहीं बनवा पाएंगे ना, नहीं बनवा पाएंगे। लेकिन कुछ देश हैं जो आज भी लोकतांत्रिक विधायिका को फॉलो करते हैं। वो फ्रांस और स्विट्जरलैंड जैसे कुछ देश हैं, मैं नाम बोल दिया हूं, हालांकि और भी देश आते हैं। इसमें होता क्या है? जनता की राय ली जाती है, क्या ये कानून सही है या आप किस कानून की मांग करना चाहते हैं, कैसा कानून चाहते हैं। तो दोस्तों, लेकिन ये वर्तमान समय में जनसंख्या अत्यधिक बढ़ जाने के कारण ये संभव बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि कितने लोगों की राय ली जाएगी और कितने प्रकार के कानून बनाए जाएंगे। सही है ना? अगर समझ में आ रहा है तो लाइक का बटन अपने अंगूठे से और प्यार से दबाइए और कमेंट बॉक्स में मैसेज करिए सर हमको समझ में आ गया है। अब वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर भी करिए। और हाँ, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए ना तो सब्सक्राइब करिए जी। लक्ष्य परिवार को बड़ा करिए धीरे धीरे। जब आप लक्ष्य परिवार को बड़ा करेंगे तभी तो सब कुछ होगा। आपको मालूम है ना कि टीचर कितने मेहनत से पढ़ा रहे हैं और कई टीचर्स एक साथ इसी टीम पर लगे हुए हैं दोस्तों। क्यों लगे हुए हैं? आपको सफल बनाने के लिए लगे हुए हैं।
चलिए, लोकतांत्रिक विधायिका। अब अगला बात करते हैं प्रतिनिधि लोकतांत्रिक विधायिका। प्रतिनिधि लोकतांत्रिक विधायिका। ये क्या होता है सर? प्रतिनिधि लोकतंत्र विधायिका, सुनिए ध्यान से। इसमें दोस्तों क्या होता है, जनता जो होती है वो अपने क्षेत्रों से एक प्रतिनिधि चुनकर भेजती है। कहां पे? संसद में, विधायिका में अपनी प्रतिनिधि चुन के भेजती है। जी हां, जैसे हम पूछते हैं आपसे कि वर्तमान समय में जो आपके प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, क्या आपने नरेंद्र मोदी जी को वोट दिया था? दिए थे? सही बताना एकदम। नहीं दिए थे ना? किसको दिए थे वोट? अपने जिले के सांसद को वोट दिए होंगे। हाँ, उसी तरीके से आपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ जी को वोट दिया था क्या? नहीं दिए थे ना? किसको दिए थे? विधायिका को दिए थे, यानी विधायक को दिए थे। ठीक है, लेकिन जब यही जो बहुमत प्राप्त दल होता है, मतलब जिसके सांसद या जिसके विधायक बहुमत प्राप्त दलों में होते हैं, यही जाके अपनी सरकार चुन लेते हैं। यानी अगर बीजेपी के सांसद ज्यादा हैं तो वो जाके बीजेपी के प्रधानमंत्री को चुनेंगे, कांग्रेस के हैं तो कांग्रेस के चुनेंगे, सपा या बीएसपी के हैं तो वो अपने चुनेंगे। ठीक है, इसका मतलब किसी भी पार्टी के जो नेता होंगे वो बहुमत प्राप्त दलों को चुन लेते हैं, या बहुमत प्राप्त दल जो है अपना नेता चुनता है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो इतना चीज आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। मैंने विधायिका समझाया। वीडियो को शेयर करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे हम आपसे बात कर रहे हैं इसको रेस करके। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो अब विधायिका को रेस करते हैं, लेकिन एक बात आप बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा कि जो ये विधायिका होती है, अलग अलग देशों में ये जो विधायिका है, ये विधायिका जो दो सदनों से मिलके बनती है, वो अपने भारत, जैसे हम भारत के एग्जांपल देते हैं, जैसे अगर आपने पूछा कि जो नियम कानून अपने भारत में बनाए जाते हैं वो कहाँ बनाए जाते हैं, तो उसी को सुनिए ध्यान से। भारत है अपना, भारत में जो नियम और कानून बनाए जाते हैं तो दो सदन से मिलके बनते हैं। एक का नाम है लोकसभा, दूसरे का नाम क्या है? राज्यसभा। समझ में आ गया? जी हाँ। लेकिन अगर हम बात करें यूएसए की, यूएसए की अगर हम बात करें तो यूएसए में भी दो सदन होते हैं। क्या होते हैं? एक आपका होता है कांग्रेस। क्या होता है? कांग्रेस। यहां वाली कांग्रेस नहीं, कांग्रेस पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं, मतलब जैसे यहां पे लोकसभा है, इस सदन का ही नाम है कांग्रेस। दूसरा जो यानी राज्यसभा के स्थान पे जो है, इसे बोलते हैं सीनेट। क्या बोलते हैं दोस्तों? सीनेट बोलते हैं। अब बात करते हैं, एक एग्जांपल और आपको देने का प्रयास करते हैं ब्रिटेन का। कहां का देने का प्रयास कर रहे हैं? ब्रिटेन का। चलिए अब देखिए, जो हम बात कर रहे हैं आगे, एक होता है हाउस ऑफ कॉमन, हाउस ऑफ कॉमन्स, हाउस ऑफ कॉमन्स, और दूसरा जो होता है हाउस ऑफ लॉर्ड्स। क्या होता है दोस्तों? हाउस ऑफ कॉमन और हाउस ऑफ लॉर्ड्स। मतलब आपने देखा यही विधायिका है, विधायिका दो सदनों से मिलकर बनती है, लेकिन अलग अलग देशों की अपनी अलग अलग व्यवस्थाएं हैं। लेकिन जो मैं एग्जांपल आपको दिया, भारत, यूएसए और ब्रिटेन, यानी भारत में लोकसभा राज्यसभा होता है, यूएसए में क्या होता है? कांग्रेस और सीनेट होती है, यानी कांग्रेस जो होता है उच्च सदन होता है, उसके बाद इसका स्थान आता है। ब्रिटेन में हाउस ऑफ कॉमन होता है और हाउस ऑफ लॉर्ड्स होता है। एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, जो लोकसभा में सदस्य होते हैं, आप जानते होंगे, ये आपके जो है, खांसी आ गया, एक मिनट दोस्तों, ये जो हमने बताया कि जो सदन होते हैं सामान्यतः दो सदनों से मिलकर बनते हैं, जिसे हम लोग सामान्य भाषा में संसद कहते हैं। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, ये जो संसद होते हैं,
लेकिन संसद में जैसे अगर हम बात करें भारत का लोकसभा, यूएसए का कांग्रेस, अब बात करें ब्रिटेन का हाउस ऑफ कॉमन, ये जो तीनों के सदस्य होते हैं इन्हें जनता चुन के भेजती है सरकार बनाने के लिए। जी हां, लेकिन अगर हम बात करें सीनेट मतलब राज्यसभा, सीनेट और हाउस ऑफ लॉर्ड्स, इसे इनके जो सदस्य होते हैं इन्हें जनता तो नहीं चुनती है, लेकिन जनता के द्वारा निर्वाचित सदस्य जो है चुनते हैं। इसमें बात समझ में आ गई? जी हां, अगर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत होती है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। अब बहुत जल्दी से आगे फैक्ट को बताते हैं, उसके बाद बात को समाप्त करते हैं। चलिए अब देखिए, इसको हमने रेस कर दिया। अब हम बात करने वाले हैं आपसे कार्यपालिका की। कार्यपालिका दोस्तों क्या होती है? कार्यपालिका हमने बताया ये कानून का निर्माण करने वाली संस्था होती है ना। हाँ, कानून को निर्माण करने वाली संस्था होती है। ये जो कानून का निर्माण करती है, लेकिन कानून का निर्माण करने वाली ये जो संस्था है, कानून निर्माण करने वाली संस्था में बोला, कार्य करने वाली संस्था, ये कार्य करने वाली जो संस्था है ये दो तरीके से काम करती है। क्यों? आपको मालूम है, एक होता है अस्थाई संस्था होती है, दूसरी जो होती है इसमें मित्रों वो होता है अस्थाई। मतलब कार्यपालिका यानी जो काम करने वाली संस्था है वो दो तरीके से होती है, एक होता है अस्थाई और दूसरा होता है अस्थाई। लेकिन अगर अस्थाई को हम दूसरे नाम से जाने तो इसे हम कहते हैं राजनीतिक संस्था। क्या कहते हैं? राजनीतिक संस्था भी कह सकते हैं, और अस्थाई को हम अस्थाई के नाम से भी जानेंगे। जरा ध्यान से सुनिएगा कहानी क्या है। सोचिए आप कि जो काम करने के लिए सिस्टम बनाए गए हैं या जो लोग को भेजा जाता है वो अस्थाई में कौन आते हैं और अस्थाई में कौन आते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं अस्थाई की। अस्थाई में जो होते हैं इन्हें जनता प्रत्यक्ष रूप से चुनती है। जैसे आपके सांसद और विधायक का चुनाव जनता के द्वारा होता है, ये जनता के द्वारा चुने जाते हैं। जी हाँ, तो एक हो गया ये। अब जनता ने चुन के इन्हें भेजा, क्यों भेजा है? सदन में काम करने के लिए भेजा है ना। जी हाँ, देश का विकास करने के लिए भेजा है, लेकिन ये निश्चित अवधि के लिए चुने जाते हैं, यानी 5 साल के लिए चुने जाते हैं। मतलब ये केवल 5 साल ही चुने जाते हैं, 5 साल के बाद पुनः फिर चुनाव होता है। अगर जनता को ये पिछले 5 साल के जो काम किए हैं समझ में आया है तो ठीक है, नहीं तो फिर कोई बात नहीं, दूसरा व्यक्ति आएगा। तो इस प्रकार एक कार्यपालिका आपकी अस्थाई होती है। जी हाँ, अब हम बात कर रहे हैं अस्थाई की। अस्थाई में क्या होता है? इन्हें जनता नहीं चुनती है, लेकिन ये जनता के बीच से विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से चुने जाते हैं। जैसे आप अपने मेज और कुर्सी पे बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं ना, हाँ, तो जब आप प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से चुने जाएंगे तो आप भी सरकार के एक कार्यवाहक के रूप में बनेंगे। तो आप अस्थाई होंगे कि अस्थाई होंगे? आप अस्थाई होंगे ना दोस्तों। जी हाँ, आप अस्थाई होंगे। जब आप अस्थाई होंगे तो इसका मतलब आप अपने नौकरी की उम्र से लेके और जब तक रिटायरमेंट नहीं हो जाएगा तब तक आप काम करते रहेंगे। तो काम तो दोनों करते हैं, लेकिन ये अस्थाई होते हैं, इन्हें 5 साल के लिए जनता चुनती है और ये खुद अपने बल पे, अपने दम पे, जिस तरीके से आप जाएंगे सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा में जाएंगे या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा को जीत के हासिल करेंगे, अपने सीट को लेंगे, तो वहां पे आप अस्थाई हो जाएंगे। चलिए इसको अब हम रेस करते हैं, ठीक है। अब हम बात कर ले रहे हैं अगला, न्यायपालिका क्या होता है सर? न्यायपालिका दोस्तों, ये जो आपका न्यायपालिका है, हमने बताया कि न्याय दिलाने का ही काम करता है न्यायपालिका। मतलब
काम करते समय किसी भी प्रकार का अगर कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है तो उसका समाधान सामान्यतः न्यायपालिका ही करती है। न्यायपालिका में कौन आते हैं सर? न्यायपालिका में आपका जैसे सुना होगा आपने एससी, एससी का मतलब क्या? सुप्रीम कोर्ट। हाँ, सुप्रीम कोर्ट। उसके बाद एक सुना होगा एचसी यानी हाई कोर्ट। तो सबसे बड़ा आपका सुप्रीम कोर्ट होता है, फिर उससे छोटा आपका हाई कोर्ट होता है, फिर उसके बाद आपके जो मंडल के न्यायालय होते हैं, जिला के न्यायालय होते हैं, ये सब आते हैं। लेकिन आपके जो प्रमुख हैं वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं ये सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। हम कहते हैं बार बार, न संघर्ष न तकलीफ तो क्या मजा है जीने में। अब बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो दोस्तों एक बार अपने जज्बे को बरकरार रखिए, अपनी एनर्जी को बनाए रखिए। ज्यादा दिन नहीं, हम कहते हैं कि अगर इसी तरीके से कंसंट्रेट होकर आप 3 से 4 महीने आप पढ़ाई कर देते हैं ना, तो आप सहायक अध्यापक जरूर बन जाएंगे दोस्तों। उसमें कोई दो राय नहीं है। एकदम मैं साफ मन से बातें कह रहा हूं। और इतना ही नहीं, इस टीम के जितने भी अध्यापक गण हैं सभी यही बात कहते हैं और आपके सामने एक एनर्जी भर के आते हैं और पढ़ाते हैं दोस्तों। तो आप लोग खुश रहें, मुस्कुराते रहें। इसी के साथ अपनी बारी को हम विराम देते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।